हेलो क्लास, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा टेस्ट था, सबने टेस्ट दिया। करीब ये 4 से और 5 के बीच में टाइमिंग था। तो जिसने जिसने टेस्ट दिया है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है कि सर मैंने टेस्ट दिया है, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताओ कि आपने जो टेस्ट दिया है आपको टेस्ट कैसा लगा। ठीक है, जिसने जिसने टेस्ट दिया है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो कि सर मैंने टेस्ट दिया है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो कि आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा। हार्ड था, टफ था, कैसे था, मतलब इजी था, क्या था। पर मुझे जितना उम्मीद था ना टेस्ट में कितने बच्चों के ऐसे नंबर आएंगे, पर ऐसे नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ तो करीब 50% बच्चों के नंबर, 50 नंबर भी नहीं आए, यानी 50% क्रॉस भी नहीं हुआ। यानी मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर आप थ्योरी के क्वेश्चन आप नहीं करते हो ना, अगर आप थ्योरी के आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से आपका जो एक तरह से लर्निंग है ना बेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यूस आप वीडियो देखते रहो, और जहां भी आपको डाउट लग रहा ये सर ये नहीं आ रहा मुझे, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, ग्रुप में करो, किसी से भी डिस्कस करके पूछ लो। पर मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों के 20 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, यानी 50 से नीचे है। यार आपके लिए मैं इतना एफर्ट दिखा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, टेस्ट पेपर अलग बना रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे क्लास अलग चल रही है, जूम पे क्लास अलग चल रही है, बी बाबू सर ने बहुत अच्छे से क्लास लिया, वहां पे नीमी ने बहुत अच्छे से क्लास हुआ। पर कहीं ना कहीं आप पता नहीं क्या हो रहा आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि इतना एफर्ट दिखाने के बाद भी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, इतना मेहनत करने के बाद भी। हाँ, ये बताओ। चलो ठीक है, इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसका कहीं भी डाउट है, किसी का रह गया है, तो आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, और जहां भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अगर मैं आपका आज जवाब नहीं दे पाता हूँ तो जूम पे कल मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और जैसे पता है आपको लास्ट में रिजल्ट भी अनाउंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में क्या था यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, एलिमेंट ऑफ वेकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि वेकेशनल ट्रेनिंग का आपका एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वेकेशनल ट्रेनिंग आपको दो चीज देता है। क्या देता है? आपको नॉलेज भी मिलता है इसमें, और आपको स्किल भी मिलता है। क्या मिलता है? और आपका एटीट्यूड भी आता है। तो मैंने शायद 2 दिन पहले आपको बताया था कि जो वेकेशनल ट्रेनिंग है उसके आपके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जो आपके नॉलेज है उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जो आपका स्किल होता है उसके एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं। तो जो आपने टेस्ट पेपर में लगाया था मैं चेक करूंगा, उसी उसी को आपको कमेंट करना है। इसका क्या होगा? क्या इसका नॉलेज होगा, स्किल होगा, एटीट्यूड होगा, या फिर ए और बी होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका क्या सही होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। इसका जवाब क्या होगा? क्या इसका ए, बी, सी या डी क्या होगा, या ई होगा? तो जिसने भी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा? जो आपके वेकेशनल ट्रेनिंग होता है, ठीक है, इसका इसके जो एलिमेंट होते हैं ये आपका नॉलेज भी होता है, स्किल भी होता है आपका, और आपका एटीट्यूड भी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि आपका बस नॉलेज और स्किल नहीं होता, एटीट्यूड आपका, एप्टीट्यूड भी आपका वेकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, आप बहुत सही हो। क्या होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉलेज के आपके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो नॉलेज हो चाहे आपका रिमेम्बरिंग हो, इसके आपके 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रिटेंशन, दूसरा होता है आपका, पहला होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉग्निशन, चौथा होता है रिकॉल। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि नॉलेज के आपके 4 एलिमेंट है। स्किल के बारे में बात करें तो स्किल के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? आपका टाइम हो गया, स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, आपका वर्कमैनशिप हो गया, ये आपके स्किल के कंपोनेंट हो गया, आपके एलिमेंट हो गए। तो शायद आपको यहाँ पे 3 चीज क्लियर हो गया कि आपके जो नॉलेज होता है इसके एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं, स्किल का एलिमेंट कौन सा होता है आपका, और ये जो तीनों है ये किसके एलिमेंट है? ये एलिमेंट आपके वेकेशनल ट्रेनिंग, किसके आपके एलिमेंट है? वेकेशनल ट्रेनिंग के। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपसे, आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि एलिमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का आपका एलिमेंट कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है नॉलेज का एलिमेंट, अभी मैंने आपको बताया। क्या इसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या रिटेंशन होगा, क्या इसका रिकॉल होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर आपका सी ई आई डी, यानी कि रजिस्ट्रेशन और रिकॉल ये आपका एलिमेंट होगा। तो नॉलेज का आपके एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। आपने कौन सा जवाब दिया इसका? क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर ई होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चाहे नॉलेज हो चाहे रिमेम्बरिंग हो, इसके आपके 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा रिटेंशन होता है, तीसरा रिकॉग्निशन होता है, चौथा आपका रिकॉल होता है। ठीक है, तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? आप किसी भी मैसेज को
किसी भी कंटेंट को स्टोर करते हो, कहाँ स्टोर करते हो? अपने माइंड में। रिटेंशन में क्या होता है? उस मैसेज को बना के रखते हो, एक लंबे टाइम तक अपने माइंड में उसको बनाए रखते हो। इसके लिए आप कौन कौन सा नियम यूज करते हो? आप फ्रीक्वेंसी के नियम यूज करते हो, एक्सरसाइज का नियम यूज करते हो, आप रिसेंसी का नियम यूज करते हो। जो जो चीज आपने कंटेंट पढ़ा वो आपके माइंड में एक लंबे टाइम तक याद रहे। और रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? उसकी पहचान करना। और रिकॉल मतलब क्या? उस जो मैसेज आपके माइंड में स्टोर था उसको प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉल। तो हमारे 4 एलिमेंट होते हैं किसके? चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे आपका क्या हो, रिमेम्बरिंग हो। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका एक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। वो क्या बता रहा है? टेल कह रहा है, या क्या बता रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके ये नियम है। आपसे ये पूछ रहा, आपका इंस्ट्रक्टर है, आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। क्या आपको क्या करना है? डू। आपको क्या करना है? ठीक है, आपको क्या करना है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इंस्ट्रक्टर आपसे क्या कह रहा है? टेल। आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। द इंस्ट्रक्टर टेल और टू डू, यानी आपका जो इंस्ट्रक्टर है आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या कर रहा है? आपको शो कर रहा है, और शो करके आपको क्या बता रहा है कि आपको कैसे करना है। क्या? आपको कैसे करना, हाउ टू डू, आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज आपका किस में आता है? आपका ये चीज, आपका जो इंस्ट्रक्टर है आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, आपके सामने शो कर रहा है कि आपको कैसे करना है। तो ये मेथड आप किसमें, किसके लिए कौन सा यूज करते हो? क्या 5W+1H यूज करते हो? क्या आप 5W+2H यूज करते हो? क्या आप 6W+1H यूज करते हो? या फिर 6W+2H यूज करते हो? ये मेथड के लिए आप तो जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। जब इंस्ट्रक्टर आपको बताए क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो आप वहां पे कौन सा रूल यूज करते हो आपको पता होना चाहिए। आप वहां पे कौन सा रूल यूज करते हो? जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो, क्या होना चाहिए इसका। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चों के जो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ज्यादातर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप डाउट में हो। चलो मैं इसका बता देता हूँ, इसका रियल आंसर जिसने भी बताया ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, उसका बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके? जो आपका 6W+1H है, हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो हम इसका यूज करते हैं ट्रेनिंग में। कहाँ पे करते हैं? ट्रेनिंग में। यानी कि आपको इंस्ट्रक्टर कुछ बता रहा है, आपको शो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका ट्रेनिंग में यूज करते हैं। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। टीचिंग में करते हैं हम इसको ट्रेनिंग में यूज करते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हम 5W+1H के यूज के बारे में बात करेंगे, अभी अगला क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, कि हम 5W+1H का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूं कि एक होता है आपका मेंटर, दूसरा होता है मेंटी। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को हम किस नाम से जानते हैं? क्या ये काउंसलर काउंसलिंग के जैसा रिलेशनशिप होता है? क्या ये कोच और ट्रेनिंग के जैसा रिलेशनशिप होता है? क्या ये इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग के जैसा रिलेशनशिप होता है? या फिर गुरु और शिष्य की तरह होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दे सकते हो। तो क्या होगा इसका? क्या इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा? जो लोग ये चाह रहे हैं ना रिजल्ट अभी बता दूं, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करो, आपको रिजल्ट बताया जाएगा अभी, ठीक है। इसका आप जल्दी फटाफट जवाब दो, इसका क्या होगा? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। अब मैं काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा मेंटरिंग शब्द होता है, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका मेंटर और दूसरा होता है आपका मेंटी, ठीक है। जो आपका मेंटरिंग शब्द है ये आपका दो चीज से मिलकर बना है। एक हो गया आपका मेंटर, दूसरा हो गया मेंटी। अब इसके बारे में, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, हम उसको गुरु और शिष्य की तरह जानते हैं। कैसा रिलेशन होता है? गुरु और शिष्य की तरह होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक मेंटर है और दूसरा ये मेंटी है। आपको पता होना चाहिए कि मेंटर क्या होता है और आपको पता होना चाहिए मेंटी क्या होता है। मेंटर के पास क्या है? बहुत सारा इसके पास नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंस है। और मेंटी के पास भी है, पर इसके पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो इसका एक्सपीरियंस है, बहुत कम है। ये चाहता है कि इसका नॉलेज डेवलप हो जाए, तो ये किसके पास जाता है? ये मेंटर के पास जाता है। मेंटर क्या होता है? ये गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है। तो इसके पास जाएगा, तो मेंटर जो अपना एक्सपीरियंस होगा, अपना नॉलेज होगा, किसको शेयर करेगा? तो ये आप करता है मेंटर को, मेंटी को शेयर करता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसका गुरु और शिष्य क्यों हुआ? तो आपने पहले देखा होगा, जो पहले के गुरु थे अपने चेले को, अपने शिष्य को खुद सेलेक्ट करते थे। इंस्ट्रक्टर क्या है? क्लास में पढ़ा रहा है, उसको सारे ट्रेनिंग्स को पढ़ाना ही पढ़ाना है। वो मना नहीं कर सकता कि मैं आपको नहीं मनाऊंगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा।
पर जो एक रियल में जो गुरु होता है वो अपना शिष्य को खुद सेलेक्ट करता है कि मैं तुझे किसे ट्रेनिंग देनी है, किसे मुझे नहीं देना है। तो थोड़ा सा आपका जो गुरु होता है उसका रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपका डीएलपी होता है ये किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होता है। कभी कभी आपसे क्या होता है, आपसे पूछ लेता है कि डीएलपी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएलपी का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसका आपका डिस्टिंक्टर लिक्विड प्रोजेक्टर। आपसे ये पूछ ले जाता है कि जो आपका डीएलपी है क्या ये नॉर्मल प्रोजेक्टर आपका, ठीक है, ये क्या आपका नॉर्मल प्रोजेक्टर है या फिर आपका स्मार्ट प्रोजेक्टर है या फिर आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। तो जो आपका डीएलपी होता है ये आपका स्मार्ट प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको एलईडी प्रोजेक्टर भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। क्लियर आपको, यानी कि ऐसा प्रोजेक्टर जिसमें आपका ऑडियो भी हो और आपका विजुअल भी हो। इस टाइप के जो प्रोजेक्टर होते हैं ये आपके किस में आते हैं, हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आते हैं, ठीक है। अगर आपके पूछता ओएचपी यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो आपका आता है मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। उसमें आपका बस क्या होता है, विजुअल विजुअल होता है, आपका ऑडियो नहीं होता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, उसका बिल्कुल सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होता है क्या। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना आप थोड़ा सा डाउट में रहोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना सबसे पहले इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें लो में क्या आता है आपका, मीडियम में क्या आता है आपका, हाई में क्या आता है आपका, ठीक है। तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। अभी आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम ना उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को पहले लाइक नहीं किया वो पहले लाइक कर दे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, और जितने भी मेंबर कनेक्टेड है हर कोई इसको शेयर कर दे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जैसे कि जो बच्चे आज ना जितने नंबर कम आए हैं या कुछ बच्चे और भी हैं जिनके नंबर कम आते जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा और वो भी थोड़े से उनका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। अगर हमारे वजह से एक भी बच्चा पास होता है तो हमें तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना, हमें तो महसूस होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपका मल्टीमीडिया होता है ये किस प्रकार का आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होता है। क्या ये नीचे वाले में आता है, लो लेवल में, या फिर मीडियम में आता है, आपका हाई लेवल में आता है। तो आपका मल्टीमीडिया देखो, आपका नाम क्या है इसका, देखो मल्टीमीडिया, यानी कि इसमें आपके मल्टीमीडिया एक से ज्यादा मीडिया है तो हम इसको मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या इसमें जब एक से ज्यादा मीडिया आती है ना तो हम उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि ऑडियो भी होगा और आपका विजुअल भी होगा। मल्टीमीडिया क्या होता है आपका, एक से ज्यादा आपकी मीडिया होती है जिससे हम बोलते हैं मल्टीमीडिया, यानी कि आपका ऑडियो भी होगा और विजुअल भी होगा। तो यानी कि हम किस में आएगा, तो जिसने भी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, उसका बिल्कुल सही है। तो मल्टीमीडिया किस में आता है आपका, जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं, ये आता है आपका हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब मैं काम करता हूँ आपको थोड़ा सा चीजें और क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होता है क्या, ठीक है। तो जो पहले के टीचर थे ना, जो पहले आपके एक्सपीरियंस जो टीचर थे, जो आपके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, जो हमारे एक्सपीरियंस जो टीचर है, जो हमारे एडमिनिस्टर है, इन्हें पता क्या लगता है, इन्हें ये लगता है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसका मतलब होता है आपका ऑडियो विजुअल एड होता है। क्या होता है, इन्हें ये लगता है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसका मतलब होता है आपका ऑडियो विजुअल एड। और साथ ही साथ इन्हें क्या लगता है, इन्हें ये लगता है कि जो आपका टेक्नोलॉजी है इसका मतलब होता है इक्विपमेंट। तो क्या ये सही है, आप बताओ, क्या इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बस आपका ऑडियो विजुअल है, या फिर ऑडियो भी हो सकता है विजुअल भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो उन्हें क्या करना है, जो आपके टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर, इन्हें गहराई से पता होना चाहिए कि आपके जो एक इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसमें आपके कौन कौन से मटेरियल आते हैं, क्या चीज होता है, क्या आपका ऑडियो विजुअल होता है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे एडवांस वाले जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो हमारे ऑडियो विजुअल होते हैं। जो नॉर्मल वाले होते हैं उसमें आपका ऑडियो भी हो सकता है और आपका विजुअल भी हो सकता है। हाँ, पर क्या है, आज के टाइम पे हम मल्टीपल सेंसेस का यूज करके हम चाहते हैं अपनी लर्निंग को बेस्ट करें, तो वहां पे हमारा ऑडियो विजुअल जो एड है बहुत ज्यादा एफर्ट दिखाता है वहां पे, ठीक है। तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि हमारा जो बेस्ट लर्निंग होता है हमारा ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से होता है। पर ये मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब ऑडियो विजुअल ही हो, आपके ऑडियो भी हो सकते हैं, आपके विजुअल भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं ये कौन कौन से टाइप होते हैं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप,
जो हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होते हैं ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ये लो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है आपका मीडियम। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको इसको देख लेना, ठीक है। हमने सही कर दिया इसको, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो रही थी। पहला होता है आपका लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और जो आपका तीसरा होता है ये होता है आपका हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके लो लेवल होते हैं इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें आपके कौन कौन से मटेरियल आता है, जो मीडियम होते हैं उसमें आपके कौन कौन सा होता है, और जो आपके हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होते हैं इसमें आपके कौन कौन से मटेरियल आते हैं, ठीक है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं चीज होता है क्या आपका। तो लो वाले में क्या था आपका, आपको आ गया टॉक टीचिंग, आ गया आपका चार्ट हो गया, मॉडल हो गया आपका, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, या फिर आपको बोल सकते हैं ऑल डायमेंशनिंग टीचिंग एड जो होते हैं ये हमारे किस में आती है, हमारे लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं पेपर में कि जो चार्ट है ये आपका जो है ये आपके कौन से इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है, जो मॉडल है ये आपका किस में आता है, जो आपका मैग्नेटिक बोर्ड है ये आपके किस टाइप के इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अगला को देखते हैं कि हमारे मीडियम में आपके कौन कौन से आते हैं। तो मीडियम में आपको मैंने अभी बताया जो हमारा ओएचपी होता है, क्या जो हमारा ओएचपी होता है, जो एचपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपसे पेपर में पूछ लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, यहाँ पे क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए जो आपका ओएचपी है ये इसमें बस आपके ऑडियो सॉरी विजुअल आते हैं, आपका इसमें ऑडियो नहीं आता। तो ये हमारा कौन सा है, मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपके ऑडियो भी आ जाए और आपके विजुअल भी हो जाए। तो हमारे किसमें आते हैं, हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आते हैं। फिल्म स्ट्रिप, अगर यहाँ पे होता साउंड फिल्म स्ट्रिप तो ये आपका होता हाई वाले में, पर यहाँ पे नॉर्मल है, ये आपके विजुअल है, तो ये आपका है मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और लास्ट में आपका क्या यहाँ पे फिल्म प्रोजेक्टर, अगर यहाँ पे होता साउंड फिल्म प्रोजेक्टर तो ये हाई में होता, पर अगर नॉर्मल है तो आपका मीडियम में आ जाएगा। लो फिल्म प्रोजेक्टर तो आपका आएगा मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इसके साथ हमें ये पता चल गया कि लो में आपके कौन सा आते हैं, अब मीडियम में कौन सा आता है। अब हम देख लेते हैं हमारे हाई सेक्शन टेक्नोलॉजी में आपके कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ देखो अभी हमारा क्वेश्चन यही था कि मल्टीमीडिया हमारे किस में आता है, तो मल्टीमीडिया हमारा आता है हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यानी ऐसा प्रोजेक्टर जिसमें आपके ऑडियो भी हो और आपके विजुअल भी हो, तो हमारे होते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन यही था ना एलसीडी, तो जो लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले होता है ये भी हमारा हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। और डीएलपी, अभी हमारा क्वेश्चन था ना कि डीएलपी हमारा जो प्रोजेक्टर होता है हमारा किस में आता है, तो ये भी हमारा हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है। इसके साथ जो हमारा एनिमेशन होता है, जो हमारे टीवी होते हैं, जो सैटेलाइट होता है, जो हमारे इंटरेक्टिव, जो हमारे स्मार्ट बोर्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड जिसे बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं, तो ये हमारे किस में आता है, ये हमारे हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है। अब हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, आप स्मार्ट बोर्ड को सिंगल यूज नहीं करते हो, आप इसके साथ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज करते हो, आप इसके साथ क्या करते हो डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज करते हो, यानी एक तरह से पूरा असेंबल होता है ना, आप उसमें आप कंप्यूटर भी यूज करते हो, आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी यूज करते हो। तो ये किसमें आ गया आपका हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आ गया। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें और क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जल्दी इसका आप जवाब दो, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। इसका जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में किसी के जवाब नहीं आ रहे, इसका क्या होगा। जो आपके एडे मॉडल का ऐसा कौन सा स्टेप है, ऐसा कौन सा फेस है जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से संबंधित होता है, किससे, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से संबंधित होता है, यानी आपके सीखने के उद्देश्य से संबंधित होता है। तो ऐसा कौन सा फेस है, क्या आपका एनालिसिस फेस होता है, क्या ये डिजाइन फेस में होता है, क्या आपके डेवलपमेंट फेस में होता है, या फिर आपके इवोल्यूशन फेस में होता है। आपको पता होना चाहिए। आप क्या करते हो, पूरा एडे मॉडल तो पढ़ लिया आपने, पर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं कि आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है ये किसमें होता है आपका, और फिर आपके बाकी जो होते हैं ये आपके किसमें होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ, आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा जो हमारा एनालिसिस होता है इसमें आप क्या करते हो, जो आपको रिक्वायरमेंट है, यानी क्या कर सकते हैं इसमें जो हमारा एक तरह से इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी कि एनालिसिस में आता है आपका व्हाट आता है, क्या व्हाट यानी क्या, आपको क्या करना है, यानी आपका जो इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है आप उसके आइडेंटिफाई करते हो। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका उद्देश्य है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। साथ ही साथ आपके जो लर्निंग इक्विपमेंट है, जो आपके लर्निंग के जो इन्वायरमेंट है, साथ ही साथ जो लर्निंग के जो आपके जो लर्नर है, ठीक है, उसके अंदर क्या नॉलेज है, उसके अंदर क्या कमी है, तो ये सब चीज आप किसमें करते हो, तो आप ये करते हो एनालिसिस में। अब डिजाइन में बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका किससे संबंधित है,
तो यहाँ पे देखो आप कहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा आपका, यहाँ पे लिखा आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम एनालिसिस में क्या कर रहे थे, व्हाट, यानी हमें क्या करना है, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे थे, हमें कितना आता है हम अपने बारे में जान रहे थे। तो डिजाइन में क्या करते हैं, हाउ, HOW, हाउ, यानी कैसे करना है हमें, हमें क्या, हमें कैसे करना है, तो कैसे में जो हमारे सीखना है ना, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी जो सीखने का संबंध है, ये हमारे डिजाइन में आता है। साथ ही साथ डिजाइन में क्या आता है, आपके एक्टिविटी आती है, क्या आता है आपका, एक्टिविटी आता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या आता है आपका, डिजाइन आ गया आपका, ठीक, डिजाइन में क्या आता है आपके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया, आपके एक्टिविटी आ गया। साथ ही साथ आप कौन से मटेरियल के यूज करके बच्चों को समझाओगे, यानी कि क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस, आप कौन से मीडिया का सिलेक्शन करते हो, इसमें क्या आता है आपका, लेसन प्लानिंग आ जाएगा आपका, इसमें आपका मीडिया सिलेक्शन आ जाएगा कि आप बच्चों को समझाने के लिए कौन से मीडिया का यूज कर रहे हो, आप कौन से माध्यम से समझाओगे, ये सब हमारे किसमें आता है, डिजाइन में आता है। और डेवलप के बारे में बात करते हैं, तो डेवलप में क्या आता है आपका, डेवलप में आता है आपका क्या चीज, यहाँ पे देखो क्रिएट आ जाता है, क्या क्रिएट, आप यहाँ पे एक तरह से क्रिएट करते हो, क्या करते हो, क्रिएट करते हो, असेंबल करते हो, ये हमारे किसमें आता है, आपका डेवलप में आता है। शायद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इंप्लीमेंट क्या आता है, आप इंप्लीमेंट में क्या करते हो, आप इंप्लीमेंट में एक तरह से क्या किया आपने, थोड़ा सा उसको, ये जो आपका एलिमेंट होता है ना आपका, ये आपका डेवलपमेंट फेज का एक हाई लेवल होता है, क्या होता है, हाई लेवल। आपने इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके इसके जो क्वालिटी को और बेटर कर दिया, यानी कि इंप्लीमेंट कर दिया, क्या किया आपने, इंप्लीमेंट किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और रिजल्ट में क्या है, आप एक तरह से इसको रिजल्ट को देखते हो, इसके लेवल की रिलेट करते हो, तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी डिजाइन फेस, यहाँ पे देखो डिजाइन फेस में हमारे क्या आता है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे डिजाइन फेस में आता है, तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कि एडी मॉडल में ही जो आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किसमें करते हैं, हम किसमें करते हैं, जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको बताया आप किसमें प्रॉब्लम की पहचान करते हो, क्या एनालिसिस फेस में करते हो, डिजाइन फेस में करते हो, डेवलपमेंट फेस में करते हो, या फिर इवोल्यूशन फेस में करते हो, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका। क्या होगा इसका, ए होगा, बी होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था जो हमारा एनालिसिस होता है ये होता है हमारा वॉच, हमें क्या करना है, यानी हम एक तरह से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा जो लर्निंग का जो एक तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो हम अपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इंस्ट्रक्शनल के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हम साथ ही साथ ये देखेंगे हमारा जो लर्निंग का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, हमारे अंदर मौजूद ज्ञान क्या, हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, अपने अंदर की पहचान करेंगे। तो हमारा किसमें होता है, ये होता है हमारा एनालिसिस फेस में। यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किसमें करते हैं, तो ये हमारा किसमें आता है, ये हमारा आता है एनालिसिस फेस में। किसमें आता है, हमारा एनालिसिस फेस में आता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही चीज आपका एडी मॉडल है, आपसे ये पूछ रहा कि एडी मॉडल के किस फेस में आपका असेंबल कंटेंट आता है, आप चीजों को एक तरह से असेंबल करते हो, क्या करते हो, असेंबल कंटेंट से संबंधित है, तो क्या चीज है, आपने क्या किया, ये होता है आपका व्हाट, ये होता है आपका व्हाई, सॉरी ये हो गया आपका व्हाट, ये हो गया हाउ, यानी आपको कैसे करना है, ये आपका क्या करना है, ये आपको कैसे करना है, ये चीजों को क्या करता है, क्रिएट करता है या फिर असेंबल करता है, आपको डेवलप करता है, ठीक है। तो आपका जिसने भी जवाब दिया इसका क्या चीज, यहाँ पे देखो आप, जो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट में आपका क्या आता है, आपको शायद चीजें विजुअल नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, आप चीजों को समझने की कोशिश करो, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें चीजों को आप क्रिएट करते हो, असेंबल करते हो, यानी जहां पे चीज आप चीजों को एक तरह से असेंबल करना आएगा, तो ये आपका किसमें होता है, डेवलपमेंट में होता है, किसमें होता है, डेवलपमेंट में होता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा सी, यानी कि डेवलपमेंट फेज, तो उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है, आप वहां पे कौन सा मेथड यूज करते हो, क्या वहां पे आप 5W+1H यूज करते हो, क्या वहां पे आप 5W+2H यूज करते हो, क्या आप वहां पे 6W+1H यूज करते हो, क्या आप वहां पे 6W+2H यूज करते हो। तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। क्या होगा इसका, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, क्या इसका डी होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो कि आप कम्युनिकेशन में कौन सा मेथड यूज करते हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है, यानी 5W+1H हम कहां पे यूज करते हैं,
तो हम इसको करते हैं कम्युनिकेशन में। और जो हमारा 6W+1H है, इसका यूज कम करते हैं, ट्रेनिंग में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? टीचिंग में करते हैं। हम इसको टीचिंग में और ट्रेनिंग में यूज करते हैं, और इसका हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और सिलेबस एनालिसिस में हम यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? सिलेबस एनालिसिस में और कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जो हमारा 7C कम्युनिकेशन होता है ना, हम वहां पे कौन से यूज करते हैं? हम वहां पे करते हैं 5W+1H। इसमें जो आपके 7C है, यानी आपको नाम से पता चल रहा है, जो आपके C है ये 7 बार आएगा। कितने बार आएगा? आपका 7 बार आएगा। तो जो पहला C होता है, इसका मतलब होता है आपका क्लियर। दूसरा C होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट। और जो तीसरा C होता है, इसका मतलब होता है करेक्ट। जो चौथा C होता है, इसका बोलते हैं कंसाइज या ब्रीफ। और जो आपका पांचवा होता है, ये होता है आपका कटरस। और जो आपका छठा होता है, ठीक है, जो आपका पांचवा होता है क्या बोलते हैं? इसको कर्टियस। और जो आपका छठा उसे बोलते हैं कंक्रीट। जो लास्ट में आपका कैंडिड। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यानी कि जो क्लियर है, आप कोई भी बात कह रहे हो ना, आप कोई भी बात कह रहे हो तो आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी बात को पूरा नहीं कर रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो। अब दूसरी बात क्या है? कंप्लीट। आप जब भी एक तरह से कोई क्वेश्चन वगैरह करते हो, एग्जाम्पल वगैरह देते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, तो आपका जो एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट में क्या? आप 5W+1H यूज करते हो अपनी बातों को कंप्लीट करने के लिए। आपको क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, कौन है, हाउ कैसे करना है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम कंप्लीट में कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो हम करते हैं 5W+1H यूज करते हैं। साथ साथ यहाँ पे क्या है? करेक्ट। आप कोई भी चीज बात करो तो बिल्कुल करेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि आप अभी कुछ अलग बता रहे हो, कुछ टाइम बाद आपने कुछ अपनी बात देखो अलग कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बातें बिल्कुल करेक्ट बतानी है। उसके बाद क्या? आपका कंसाइज। इसमें क्या चीज है? आपकी बात बिल्कुल संक्षिप्त में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप छोटी सी बात को लंबा खींच खींच के बता रहे हो, तो अगला बंदा भी कहीं ना कहीं बोर हो जाएगा। और लास्ट में कर्टियस, यानी कि आपको क्या एक तरह से निम्रता होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा तो आप मेरी बातों को समझोगे? क्या मैं आपको डांट डांट के पढ़ाऊंगा तो आपको न चाहिए? अगर आप मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, क्या अच्छी बात है? नहीं। और सेकंड लास्ट क्या है? कंक्रीट। जैसे मैंने आपको डेलकोन एक्सपीरियंस में बताया था, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट मतलब आपका वही होता है कि आप बिल्कुल एक तरह से आपकी बात में बिल्कुल क्या है? आपकी बात क्या है? आपकी बात बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल कंप्लीट, आपको चीज अच्छे से बेटर आ रही है। अब कैंडिडेट मतलब क्या हो गया? बिल्कुल फ्रैंक हो। कैसे आप फ्रैंकली बात कर रहे हो, बिल्कुल फ्रैंक के, तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। साथ ही साथ देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज है। जब हम क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं ना, क्या करते हैं हम? जब क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं तो हम वहां पे भी 5W+1H मेथड यूज करते हैं। हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, हम क्वेश्चनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। हम वहां पे कौन से यूज करते हैं? 5W+1H। ट्रेनिंग हो गया, टीचिंग हो गया, हम वहां पे करते हैं 6W+1H। तो जब अभी हमारे सामने इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने जब फैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके सामने उत्तेजना आपके अंदर पैदा करता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहता है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जब आपके सामने पूछा जाता है, एक तरह से आप क्या करते हो? एक तरह से स्टिमुलस हो जाते हो, आप उस पर एक तरह से उत्तेजना हो जाते हो। ये हमारे कैसे क्वेश्चन होती है? हमारे फैक्ट क्वेश्चन होते हैं। हम वहां पे कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हम वहां पे करते हैं 5W+1H मेथड यूज करते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आप किसी भी मैसेज को अपने माइंड में स्टोर करते हो। क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन। आप अपने ब्रेन में मैसेज को स्टोर कर लिया। और क्या चीज कह रहा है कि आप क्या करते हैं? रिकॉलिंग सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। यानी क्या चीज है? आपने मैसेज को अपने माइंड में स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद आप क्या करते हो? एक निश्चित स्टिमुलस के कारण, यानी कि एक निश्चित स्टिमुलस की क्रिया के कारण आप अपने माइंड से क्या करते हो? अपने मैसेज को, कंटेंट को याद करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या इसको रिटेंशन कहते हैं? क्या इसको एबिलिटी कहते हैं? क्या इसको रिकॉग्निशन कहते हैं, रिकलेक्शन कहते हैं, या फिर इमेजिनेशन कहते हैं? तो जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, या डी होगा? तो जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दे सकते हो। क्या होगा इसका? तो जिसने भी जवाब दिया है रिकलेक्शन, इसका बिल्कुल सही है। पुनः स्मरण करना हमारा, या फिर रिकॉल कहते हैं ना इसको, रिकॉल। तो हमारा ये चीज होता है। अगर यहाँ पे अगेंस्ट के बारे में बात करता, आगे हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन लास्ट में, कि हमारा ये जो डेफिनेशन है, ये हमारा रिटेंशन कब कन्वर्ट हो जाएगा रिकलेक्शन से? ये हमारा कब कब हमारे रिटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे लास्ट में देखेंगे इसका क्या चीज होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है? व्हाट इज इंटरप्रीनरशिप। आपका इंटरप्रीनरशिप क्या होता है? क्या ये पर्सन होता है? क्या प्रोसेस ऑफ एक्शन होता है? क्या आपका ऑब्जेक्ट होता है, या फिर आपकी एक्टिविटी होता है, या फिर बी और डी, यानी कि आपका प्रोसेस और आपकी एक्टिविटी, ये हमारा इंटरप्रीनरशिप होता है। तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। क्या होगा इसका?
क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा या डी? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी उसका बिल्कुल सही है, यानी कि जो बी और डी, यानी प्रोसेस ऑफ एक्शन और आपकी एक्टिविटी, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इंटरप्रीनरशिप होता है। क्या होता है? इंटरप्रीनरशिप होता है। यहाँ पे चीजें देखो, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो जो हमारा इंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट होता है ना, ये हमारे तीन चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा इंटरप्रीनर, दूसरा होता है हमारा इंटरप्रीनरशिप, और तीसरा होता है हमारा इंटरप्राइज। इंटरप्रीनर मतलब होता है पर्सन जो चीज करता है, और इंटरप्रीनरशिप का हमारा क्या होता है, इंटरप्रीनरशिप हमारा होता है प्रोसेस ऑफ एक्शन, या फिर हमसे बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं एक्टिविटी। ये क्या है? ये आपका पर्सन है, करने वाला व्यक्ति हो गया। ये क्या है? जो एक्टिविटी कर रहा, जो प्रोसेस कर रहा, हमारा इंटरप्रीनरशिप हो। और जिस पे काम कर रहा आपके ऑब्जेक्ट पे, हमारा क्या होता है, इंटरप्राइज। अब देखो, अब आपसे पूछता है कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो व्यक्ति जो किसी काम को एक माइंड में अपने आइडिया लेता है, उस आइडिया को अपने बिजनेस में लगाता है, और बिजनेस में लगाने के साथ साथ क्या करता है, जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना पैसा, अपने यानी कि प्रॉफिट गेन करता है। तो ऐसे पर्सन को हम इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। और जो एक्टिविटी करता है इसके लिए, वो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से मैं सिखा रहा हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, पहले कुछ लोगों को किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। जो पहले के लोग थे, चाहे अभी भी, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। पर क्या ये शौक की वजह से वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए किताबों को खरीद कर पढ़ा करते थे, लेकिन हर जगह किताबें नहीं मिलती। देखो अभी क्या चीज है, आपके पास हॉस्टल में किताबें रखी हुई है, आप चाहते हो अभी पढ़ो, अभी लॉकडाउन हो गया तो आप किताबें कैसे लाओगे? तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन परचेस करते हो ना किताबें। क्या करते हो? ऑनलाइन परचेस करते हो, उसे खरीदते हो, पढ़ते हो। तो इस चीज पर फोकस करते हुए क्या हुआ, तो इस पर सोचते हुए क्या हुआ, उन्होंने किसने सोचा इसके बारे में, किसने सोचा इसके बारे में, सोचा आपके किसने सोचा, जेफ बेजोस ने सोचा इसके बारे में। उन्होंने कहा कि भाई देखो, लोग क्या किताब पढ़ने का शौक है, पर किताबें आपकी हर जगह अवेलेबल तो है नहीं, मिल तो पाएगी नहीं। पर उन्होंने कहा अगर मैं किताबों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूं तो लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्या? लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर मैं किताबों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूं तो किताब लोग वहां से परचेस करके खरीदेंगे, और मेरा प्रॉफिट भी होगा, और लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दूर भी हो जाएगी। तो जो उन्होंने बेचना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया था। तो अब उस कंपनी को हम इस टाइम पे किस नाम से जानते हैं? तो भाई उस कंपनी को हम अमेजोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अमेजोन के नाम से जानते हैं। आज ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। सबसे पहले क्या था, उन्होंने इस पे लोगों की प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या देखा उन्होंने, कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रहा, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और अपने आइडिया को क्या किया, उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। और बिजनेस में कैसे लगाया? उन्होंने ऑनलाइन किताबों को बेचना शुरू कर दिया, और आज के टाइम पे वो कंपनी अमेजोन के नाम से जानी जाती है। तो ये उन्होंने क्या किया, तो एक तरह से वो इंटरप्रीनरशिप थे। क्या था? आपके इंटरप्रीनर थे, उन्होंने इंटरप्रीनरशिप की एक्टिविटी की। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपके अथॉरिटेरियन टाइप लीडरशिप होते हैं, यानी कि आपके ऑटो क्रेडिट, क्या ऑटो क्रेडिट जो आपके लीडरशिप होते हैं वो क्या होते हैं? तो क्या इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। जो आपके ऑटो क्रेडिट होते हैं वो क्या करते हैं, जो नीचे के जो फॉलोअर हैं उनको फुल्ली कंट्रोल करके रखते हैं, उन पर स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, उन्हें एक तरह से क्या करते हैं, उन्हें एक पेरेंट्स की तरह क्या करते हैं, उनको एक तरह से गाइड करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। या फिर तीसरा क्या उनका, तीसरा उनको एक तरह से बोलते थे जो सामाजिक समानता का अध्ययन करते हैं, यानी कि सोशल इक्वालिटी पे एक तरह से उसको फोकस करते हैं। और लास्ट में क्या है, टॉकिंग फुल केयर ऑफ द फॉलोअर, यानी कि जो फॉलोअर उनकी फुल्ली केयर करते हैं। तो उसका क्या होगा, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। जो ऑटो क्रेडिट ये होते हैं लीडरशिप, तो किस टाइप के होते हैं? तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। ऑटो क्रेडिट क्या होते हैं, ये कोई पॉलिसी बना देंगे, कोई नियम बता देंगे, जो नीचे के फॉलोअर हैं उन्हें कहेंगे भाई इसे तो पूरा करना है, वो फुल्ली कंट्रोल कर रखते हैं। इसमें जो पूरा पावर होता है ना, इस लीडरशिप में जो पूरा पावर होता है वो किसके पास होता है, तो होता है लीडर के पास, और नीचे वाले को बिल्कुल दबा के रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑटो क्रेडिट होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा हूँ, जो डेमोक्रेटिक जो टाइप के जो एक तरह से लीडरशिप होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मैंने आपको बता दिया, जो आपके ऑटो क्रेडिट थे वो क्या थे, उनके पास पूरी पावर थी। क्या थे? पूरी पावर थी। उन्हें कोई भी काम करना है तो डिसीजन वो खुद ले देते हैं, और अपने नीचे वाले जो फॉलोअर है, जो काम करने वाले हैं,
उनको क्या कर देते हैं, बिल्कुल कंट्रोल करके रखते थे। उनसे ना कोई डिसीजन ले सकते थे, ना उनसे कुछ बात पूछते थे, यानी पूरा कंट्रोल उनका खुद का था। और डेमोक्रेटिक में क्या है, जब आपके सामने आ डिसीजन मेकिंग, यानी क्या है, जब आप डिसीजन किसी और से लेके आपको कोई निर्णय लेना है, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप डिसीजन के लिए क्या करते हो कि आप खुद अकेले नहीं लेते हो, आपके जो ग्रुप के जो मेंबर है उन मेंबर से आप पार्टिसिपेट करते हो, उनसे मिलकर आप बात करते हो, डिस्कस करते हो, और लास्ट में जो निर्णय होता है आप खुद भी ले सकते हो डिसीजन, और आपके मेंबर भी ले सकते हैं। यानी कोई भी लेकर ऑटो क्रेडिट है, क्या कर रहे हो, नीचे वाले कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑटो वाले कंट्रोल कर रहे हैं। और जो आपका सी है यहाँ पे देखो, नो डायरेक्शन, ये आपके कौन सी लीडरशिप में आता है, कमेंट बॉक्स में जो आप लिख सकते हो। तो ऐसा लीडरशिप जो क्या होता है, लार्जेस्ट फेयर टाइप जो लीडरशिप होते हैं ना, अपने नीचे वालों को क्या करते हैं, लिटिल टास्क दे देते हैं, छोटा टास्क दे देते हैं पूरा करने के लिए, और उनको किसी भी तरह से वो डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं। पूरा काम कौन करता है, नीचे वाले करते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है ऐसा कौन सी लीडरशिप है जो नीचे के फॉलोअर एजुकेटेड होने चाहिए, तो होता है हमारा लार्जेस्ट फेयर टाइप। उसमें ये आपका जो पहला है, ये आपका कौन सा है, ऑटो क्रेडिट है, ये आपका लार्जेस्ट फेयर है, ये आपका कौन सा डेमोक्रेटिक है, और ये आपका कौन सा लास्ट वाला, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका काउंसलिंग होता है ना, जो काउंसलर होता है उसकी कौन सी स्टेज नहीं होना चाहिए। क्या उसको ये सहानुभूति देना चाहिए, गेमिंग सिंपैथिक देना चाहिए उसको, या फिर जो अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए उसके अंदर, या फिर इसको निदान करना चाहिए, फिर फॉलो अप होना चाहिए। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो कि जो आपका वो काउंसलर होता है उसके अंदर कौन सी स्टेज नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो फोकस किस पे कह रहा है, नोट पे, क्या नोट पे, तो आप जल्दी फोकस करो, इसका क्या होगा, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, डी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। अब वहां पे सोच रहे होगे कि भाई इम्पैथिक मतलब सहानुभूति होना होता है, एक होता आपका सिंपैथिक, एक होता आपका इम्पैथिक, इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ क्या चीज होता है। तो 2 चीज होते हैं हमारे, एक होता है हमारे सिंपैथी, एक होता है हमारे इम्पैथी। सिंपैथिक मतलब क्या होता है, आप किसी के लिए करते, ठीक है, आप किसी दूसरे के लिए, यहाँ पे देखो फॉर, आप किसी दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो, क्या आप किसी दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। और इम्पैथिक मतलब क्या, आप किसी दूसरे के साथ कर रहे हो, क्या आप किसी दूसरे के साथ उसके महसूस कर रहे हो। यहाँ पे देखो डायग्राम देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो फीलिंग विद समवन, यानी आप दूसरे के साथ मिलकर उसकी फीलिंग को समझ रहे हो, पर यह क्या है, आप किसी दूसरे के लिए फीलिंग को महसूस कर रहे हो। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इम्पैथिक, ये देखो सिंपैथिक। अगला डायग्राम देखो, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये मम्मी है, ये उसका बेटा है, चाहे भाई, कुछ जो भी हो सकते हैं। ये मम्मी क्या कर रही है, अपने बेटे की फीलिंग को उसके साथ समझ रही है कि बच्चा खुश है नहीं है। पर यहाँ पे जो उसकी बीबी है, उसका जो हस्बैंड है, ये क्या कर रहा है कि मुझे तुम्हारे तकलीफ को मुझे महसूस कर रहा हूँ, मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ। उसके साथ क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे फीलिंग के लिए समझ रहा हूँ, उसके साथ नहीं समझ रहा। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप पानी में डूब रहे हो, मैं वहां पे गया, मैंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, तुम पानी में डूब रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ है, दर्द है, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका सिंपैथिक है। इम्पैथिक क्या है, मैं गया उसके पास, मैंने कहा तुम पानी में डूब रहे हो, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ भी हो रहा है, पर क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये जब ये बात आएगा तो ये आपका इम्पैथिक है। मैं उसके पास गया, मैंने बस अपना दुख जाहिर किया कि मुझे तकलीफ है, तो ये हमारा इम्पैथिक है। तो हमारा जो एक काउंसलर होता है उसको कैसा होना चाहिए, इम्पैथिक होना चाहिए। उसको दूसरों को दिलासा नहीं देना है, उसको उसके साथ मिलकर उसके प्रॉब्लम को क्या करना है, एक तो उसकी हेल्प करना है। ये वाले हेल्प नहीं करते हैं, बस उसको दिलासा देते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, कॉमन मीनिंग ऑफ द कोचिंग, मेंटरिंग और काउंसलिंग। आपको पता होना चाहिए कोचिंग क्या होता है, मेंटरिंग क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, और तीनों का कॉमन मीनिंग क्या होता है। तो जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो, क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, क्या होगा इसका, जल्दी क्या होगा इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, क्या होगा इसका। तो देखो कोचिंग भी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है, क्या करता है भी आपकी हेल्प करता है आपको डेवलप करने की। काउंसलिंग भी आपकी हेल्प करता है, मेंटरिंग भी आपकी हेल्प करता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। क्या करते हैं, समवन इज ट्राइंग टू हेल्प, ये दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा ट्राई करते हैं। अब देखो तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे क्या है, समवन द शेयरिंग इज द नॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए ये किसका डेफिनेशन, ये चीज क्या होता है, तो ये होता है आपका मेंटरिंग। उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, अपने मेंटरी को क्या करता है, अपने नॉलेज को क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है। अब बात करती है चीज क्या है, सपोर्टिंग ए पर्सन इफ
फेसिंग ए पर्सनल प्रॉब्लम, यानी कि एक बंदा जो पर्सनल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको सपोर्ट कौन करता है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका काउंसलिंग। जो आपको सी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये किसका डेफिनेशन है, ये आपका काउंसलिंग है, ये आपका मेंटरिंग है, और ये क्या है, डेवलपिंग स्किल ऑफ ए पर्सन, ये आपका कोचिंग है। आपसे पूछ लेते हैं कोचिंग की फुल क्या है, तो क्या करता है कोचिंग, आपके स्किल को डेवलप करता है। क्या करते हैं, आपके स्किल को डेवलप करता है, ये आपका कोचिंग हो गया। ये क्या है, ये आपका काउंसलिंग हो गया, और आपका मेंटरिंग हो गया। अगर तीनों के बारे में बात करें, तीनों का कॉमन मीनिंग निकल क्या आता है, तो ये होता है आपका समवन इज ट्राइंग टू हेल्प। ये तीनों किसी अलग अलग मेथड से आपकी हेल्प करते हैं। कोचिंग आपका अलग तरीके से आपकी हेल्प करेगा, मेंटरिंग आपके अलग तरीके से हेल्प करेगा, और काउंसलिंग आपकी अलग तरीके से हेल्प करेगा। मीन तीनों का मतलब क्या है, आपको किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प करना है। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो आप, जो आपका काउंसलिंग होता है ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, काउंसलर प्लस काउंसलिंग। जो मेंटरिंग होता है ये आपके दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक होता है मेंटर, दूसरा होता है मेंटरी। और जो कोचिंग होता है आपका दो शब्द से मिलकर कोच और कोच, या फिर कोच भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप इसको एक बार देख लेना क्या चीज होता है, तो आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि जो आपका शॉर्ट एनालिसिस ये क्या चीज है, तो क्या करता है, क्या आपको विजडम, आपको नॉलेज देता है पर्सन को, क्या आपको जो लाइफ है उस लाइफ के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, आपको एक अच्छा रोड प्रोवाइड कराता है, एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है शॉर्ट एनालिसिस। या फिर क्या करता है, शोइंग स्किल द पर्सन, आपके जो एक नॉलेज जो पर्सन है उसके अंदर नॉलेज को शोइंग करता है, शो करता है, या फिर आपको एक तरह से फीडबैक सिस्टम प्रोवाइड कराता है, यूज करता है। तो इसका जवाब क्या होगा, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। आपको क्या करना है, जब तक आपको शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म पता नहीं होगा ना, आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। अब आप ये सोच रहे होगे कि रोड टू सक्सेस, सक्सेस इन लाइफ, ये आखिरकार जवाब क्यों हुआ, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो जो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, ये एक ऐसी प्लानिंग टेक्निक होती है, ऐसी प्लानिंग टेक्निक की ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी रणनीति होती है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मेंबर का, किसी भी पर्सन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी के लिए हो सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस मतलब हो गया स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब हो गया वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब थ्रेड्स। देखो हर किसी की लाइफ में, आप बिजनेस कर रहे हो, कंपनी हो, आप खुद हो, इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई भी मेंबर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, हर किसी को पता होता है, हर किसी को पता होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी थ्रेड्स क्या है, ठीक है। हर किसी को पता होता है। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपको पता है आपकी वीकनेस क्या, आपको पता है आपकी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी तो आप उसको कैसे फायदा उठाओगे, और आपको पता है आपके सामने कैसे खतरे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, एस मतलब स्ट्रेंथ हो गया, डब्ल्यू मतलब आपकी वीकनेस हो गया, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब आपके थ्रेट्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो आपको अगर वीकनेस आपको पता है, तो आप अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दोगे, और आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसका फायदा उठाओगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। यानी क्या है, आपको एक तरह से लाइफ में आगे बढ़ने का एक तरह से प्लेटफॉर्म मिल गया। आपके लाइफ क्या होगी, बिल्कुल एक रोड प्रोवाइड हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होगी। शॉर्ट एनालिसिस क्या करता है, आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके थ्रेट्स के बारे में बताता है, जिससे आपकी जो लाइफ है बिल्कुल सक्सेसफुल आगे बढ़ती है, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो आपको चीजें शायद क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो टेस्ट इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द, यानी जो आपका यार्ड स्टिक है, ये चीज आपका क्या मेजर करता है, क्या करता है, जल्दी आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। क्या होगा इसका, क्या ये लर्नर के अचीवमेंट को मेजर करता है और टीचर के सक्सेस को मेजर करता है, क्या ये लर्नर के बस अचीवमेंट को मेजर करता है, क्या ये टीचर के सक्सेस को बस मेजर करता है, या फिर टीचर और लर्नर के सक्सेस को मेजर करता है, तो क्या चीज होता है ये। तो जिसने भी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक तरह से क्या टीचर हूँ, तो मुझे कब सक्सेस मिलेगा, कब मुझे मैं मानूंगा कि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। जो चीज आपको बताया जा रहा है, अगर आप वो चीजों को अचीवमेंट कर रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया बिल्कुल सक्सेसफुल मैंने आपको पढ़ा दिया। तो लर्नर के लिए अचीवमेंट और टीचर के सक्सेस को ये मेजर करता है, किसके द्वारा किया जाता है, यार्ड स्टिक द्वारा मेजर किया जाता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट, आप दोनों को जब जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो इसका। क्या होगा इसका, क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो जब आप एबिलिटी को इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कैपेसिटी।
तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो, अभी हमारा क्या था, ये था ना हमारा कि जब हमने एबिलिटी को इंटरेस्ट के साथ जोड़ा तो हमें मिला था कैपेसिटी। क्वेश्चन आपका और क्या बन जाता है, तो आपका क्वेश्चन ये बन जाता है, जब आप अंडरस्टैंडिंग को थिंकिंग के साथ जब जोड़ते हो तो आपको मिलती है फीलिंग, और जब आप अटेंशन को इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, परसेप्शन इज प्रोसेस, आपका परसेप्शन कैसा प्रोसेस है, क्या सब्जेक्टिव प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, या फिर दोनों है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया था इसके बारे में, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। देखो, एक होता है हमारा सेंसेशन और एक होता है हमारा परसेप्शन। सेंसेशन क्या करता है आपका, उसे बोलते हैं संवेदना, इसे बोलते हैं ज्ञान बोध, आत्मबोध या ज्ञान बोध बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेंसेशन होता है वो होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोसेस, और जो हमारा परसेप्शन होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। सेंसेशन मतलब आपको चीजें बताएगा, ठंडा है, गर्म है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं, बस आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। पर आपका जो परसेप्शन है ये बताएगा अगर वस्तु ठंडी है तो कितनी ठंडी है, उसका कलर क्या, उसका रूप क्या, आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, जो काइनेस्थेटिक जो सेंसेशन है ये आपसे किससे संबंधित है, क्या आपके स्किन से है, क्या आपके ईयर से, क्या आपके नोज से, आपके मसल से है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो इसका। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंस ऑफ पुश पुल प्रेस एंड मसल, यानी कि जब आपके मसल में एक तरह से मूवमेंट होगा, यानी पुश होगा, पुल होगा, प्रेस होगा, तो ये हमारे काइनेस्थेटिक सेंसेशन से संबंधित होता है। चीजें क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, जिसे जिसे आज रहा है मैसेज कर दो ग्रुप में कि आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, जब आपका विजुअल सेंसेशन पूछेगा तो आपके आई से संबंधित है, ऑडिटरी सेंसेशन पूछेगा तो आपके कान से संबंधित है, ओलाफैक्टिव सेंसेशन के बारे में पूछेगा तो आपके नोज से संबंधित है, गैस्ट्रेटिक सेंसेशन के बारे में पूछेगा तो आपके टोंग से संबंधित है, आपके टचुअल सेंसेशन पूछेगा तो आपके स्किन से संबंधित है, और आपके काइनेस्थेटिक सेंसेशन के बारे में पूछेगा तो आपके मसल से संबंधित है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि जब आप नॉलेज को स्किल के साथ आपने जोड़ दिया, और जोड़ने के साथ आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई अपने एटीट्यूड के साथ कर दिया, और साथ ही साथ जो पूरा सिंबल मिला आपको, आपने पूरे सिंबल को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया भाई, तो आपने किया एक्सपेक्टेशन के साथ मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा, क्या परफॉर्मेंस मिलेगा, एबिलिटी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, या फिर कॉम्पिटेंसी मिलेगी। जल्दी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो क्या मिलेगा इसका, तो जो बच्चे ये जवाब दे रहे हैं ना, ये परफॉर्मेंस ये वाला, तो ये आपका बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, यहां पे देखो, आप सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए जब आप नॉलेज प्लस स्किल को जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। क्लियर है, जब आप नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। साथ ही साथ देखो, आपने दोनों को जोड़ा तो आपको मिल गया कॉम्पिटेंसी, जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो आपको मिलता है एबिलिटी। क्या मिलता है, एबिलिटी। तो जब आपने दोनों को जोड़ने के साथ साथ आप एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है परफॉर्मेंस। पर यहाँ पे क्या चीज है, आप इतना करने के बाद आप फिर से मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो, तो आप फिर से कर रहे हो आप एक्सपेक्टेशन के साथ मल्टीप्लाई। तो ये चीज तीनों मिलकर क्या मिल गया आपका, तो ये तीनों चीज मिलकर आपका मिल गया, क्या मिल गया, परफॉर्मेंस। अब जब आप परफॉर्मेंस की मल्टीप्लाई किसमें करते हो, एक्सपेक्टेशन के साथ, तो आपको मिलता है क्वालिटी। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर क्या, सी, उसका बिल्कुल सही है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको और क्लियर करता हूं, जब आप नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी, जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हो दोनों की तो आपको मिलता है एबिलिटी, जब आप दोनों को जोड़ने के साथ साथ एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है परफॉर्मेंस, और जब आप इन तीनों का मतलब क्या मिल गया आपको, परफॉर्मेंस। और अब परफॉर्मेंस की मल्टीप्लाई जब आप किससे कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है क्वालिटी। तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉम्पिटेंसी की मल्टीप्लाई आप किसके साथ करते हो, एटीट्यूड के साथ। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी आपको कैसे मिलता है, जब आप स्किल और नॉलेज को जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप एटीट्यूड के साथ मिलते हो तो आपको मिलता है क्या, परफॉर्मेंस। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वालिटी। अभी मैंने आपको बताया क्वालिटी के लिए क्या था वहां पे,
आपने स्किल और नॉलेज को जोड़ा, साथ ही साथ आपने अपने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिला था? वहां पे परफॉर्मेंस मिला था ना। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे देखो आप, जब आपने नॉलेज और स्किल के साथ जोड़ा, साथ ही साथ आपने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा प्रोसेस यहां तक आपका परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ जब हमने एक्सपेक्टेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया तो क्वालिटी। भाई वही तो क्वेश्चन है, आप फोकस तो करो एक बार। वही क्वेश्चन है बिल्कुल, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो आपका जो क्वालिटी होता है आपका किससे मिलकर बनता है? आपके परफॉर्मेंस इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो? आप करते हो एक्सपेक्टेशन के साथ मल्टीप्लाई। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? भाई नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे देखो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। जब आप नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो और एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है? जब आप क्या करते हो? जब आप नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। क्या मिलता है? कॉम्पिटेंसी मिलता है। आप नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो कॉम्पिटेंसी मिलता है। आप दोनों को जोड़ के जब एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है परफॉर्मेंस। और आपको यह जवाब देना है कि जब आप नॉलेज को स्केल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। ठीक है, आप नॉलेज को जब स्किल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने फोकस नहीं किया होगा तो जब आप नॉलेज को स्किल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे मैसेज आप कर सकते हो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूं। जब आप विल को स्किल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है प्रोडक्टिविटी। साथ ही साथ आप अपने परफॉर्मेंस को अपने एक्सपेक्टेशन के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है क्वालिटी। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूं? जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड, आप उसमें जो आपका जो नॉर्मल कंटेंट होता है ना उसके लेटर का साइज क्या होना चाहिए? क्या 50 से 60 mm होना चाहिए? क्या 35 से 45, 30 से 40 और 25 से 30? तो आप इसका जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब लिख सकते हो। क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका। क्या होगा इसका? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी? तो जो जवाब दे रहा है नहीं अलग अलग, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी, यानी कि आप एक तरह से कंफ्यूज हो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर क्या? डी। यानी कि जो आपका नॉर्मल कंटेंट होता है इसका साइज क्या होता है? 25 से 30। हम इसको 25 से 35 तक भी कंसिडर कर लेते हैं। तो जो आपका स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड मानते हैं किसी चीज का, तो होता है आपका 25 से 30। अब हम बात कर लेते हैं जो ऊपर कंटेंट है आपका किसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अगर आपसे पूछा चाक बोर्ड का जो लेटर साइज होता है, जो हेडिंग होता है, मेन हेडिंग, उसका साइज कितना होना चाहिए? अगर आपका चाक बोर्ड का जो मेन हेडिंग साइज है तो उसका होता है कितना? 50 से 60 mm। कितना होता है? 50 से 60 mm। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो चाक बोर्ड है तो उसका सब हेडिंग, यहाँ पे देखो ये मेन हेडिंग है, ये आपका सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग का साइज कितना होता है? जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। क्या होगा इसका? पहले का जवाब दो, दूसरे का जवाब दो, तीसरे का जवाब दो। तो चाक बोर्ड का जो मेन हेडिंग होता है इसका साइज होता है 50 से 60 mm। जो सब हेडिंग होता है इसका साइज होता है आपका 35 से 45 mm। एक और होता है आपका, कौन सा होता है? अंडर सब हेडिंग। यहाँ पे देखो हेडिंग हो गया, दूसरा हो गया आपका सब हेडिंग, तीसरा होता है आपका अंडर सब हेडिंग। तो उसका साइज होता है आपका 30 से 40। और जो आपका नॉर्मल कंटेंट होता है इसका साइज होता है आपका 25 से 30। 30 का जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखो, पहले का हो जाएगा ए, ये आपका मेन हेडिंग है, ये आपका सब हेडिंग है और ये आपका नॉर्मल कंटेंट है। और ये जो है ये आपका है क्या? ये है आपका, ये है आपका अंडर सब हेडिंग। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका कन्वेंशनल टीचिंग मेथड का एक हिस्सा नहीं है? तो क्या चीज है वो? जल्दी आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। क्या होगा इसका? जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, आपका रिजल्ट के अलाउंस ना, ये क्लास जैसे खत्म होगी उसके 5 या 10 मिनट बाद आपके रिजल्ट का अलाउंस किया जाएगा। उसमें टॉप 10 या फिर टॉप 20 बच्चों का नाम इसमें लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्लास जैसे दी एंड होगी ये वाली, उसके 5 या 10 मिनट बाद दोबारा जुड़ जाना और आपको वहां पे अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, और आपको बताया जाए कि आपके रिजल्ट में टॉप 10 या टॉप 20 बच्चे कौन है। ठीक है, तो क्लास के साथ अब बने रहो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है फ्लिप्ड क्लासरूम, उसका बिल्कुल सही। यहाँ पे डायग्राम देखो, दो चीज होता है। एक होता है आपका क्या? एक होता है आपका ट्रांजिशनल क्लासरूम जिससे हम बोलते हैं कन्वेंशनल क्लास, इसे क्या बोलते हैं हम? जिससे हम बोलते हैं कन्वेंशनल क्लास टीचिंग मेथड। और दूसरा होता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें क्या करते हैं? आप स्कूल से घर जाते हो, क्या करते हो?
आप स्कूल से घर जाते हो, और इसमें क्या होता है, ये जस्ट आपका अपोजिट होता है। आप घर से स्कूल जाते हो, यहाँ पे क्या है, आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको कुछ काम दिया जाता है, घर पे जाके करते हो और फिर आते हो। यहाँ पे क्या है, आप घर पे रहते हो, लेक्चर देखते हो, वीडियो वगैरह देखते हो, वहां पे कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कहाँ पे, स्कूल में जाते हो, आप वहां पे सीखते हो। ये जस्ट आपका अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है आपके जो नॉर्मल क्लासरूम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ वार्म कलर। वार्म कलर की एग्जाम्पल क्या है इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 28 का बताओ, इसमें से आपके कूल कलर के एग्जाम्पल आपके कौन से हैं। क्या होगा, जल्दी आप इसका जवाब दो, इसका भी जवाब दो। तो आपके वार्म कलर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के एक तरह से नॉर्मली कलर होते हैं, एक होता है हमारा वार्म कलर, दूसरा होता है हमारा कोल्ड कलर। तो वार्म कलर आपके कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे एक डायग्राम देखो। वार्म कलर हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रेड, दूसरा होता है ऑरेंज और तीसरा होता है येलो। ये हमारे कौन से कलर होते हैं, वार्म कलर होते हैं। वार्म कलर इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो आई होता है ना, ये हमारे वेरी आई कैचिंग होता है, हमारे आंखें इसको बहुत ज्यादा कैच करती है, तो ये हमारे वार्म कलर होते हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा है ना, तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड, उसका बिल्कुल सही है। और ऑरेंज और येलो भी आपके वार्म कलर होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, कूल कलर के कौन से एग्जांपल है, कूल कलर यानी ठंडा कलर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रेड तो हो नहीं सकता भाई, अब बचा आपका ग्रीन और ब्लू। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौन सा, ग्रीन और ब्लू, ये आपके वार्म कूल कलर होते हैं। कैसे कलर होते हैं आपके, कूल कलर। और रेड, ऑरेंज और येलो आपके वार्म कलर होते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट। ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपका सामाजिक तनाव नहीं है, सोशल स्ट्रेसर नहीं है, आपका क्या चीज है, क्या है आपका, क्या आपका मोनोपॉज है, क्या आपका लॉस ऑफ लॉव्ड वन है, या फिर आपका फाइनेंस प्रॉब्लम, या फिर जॉब इंटरव्यू है, क्या चीज है जो आपका सामाजिक तनाव नहीं है। आप जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। रिजल्ट के लिए आपको 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हम दोबारा आएंगे और आपको रिजल्ट के बारे में बताएंगे। तो आप क्लास के साथ बने रहो। उससे क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। कल के लेक्चर में आपको बताया गया था, कि इनमें से कौन सा आपका सामाजिक तनाव नहीं है। कल ही आपको बताया गया था, क्या पढ़ाया गया था आपको, कल आपको बताया गया था ना, मैस्लो के हायरार्की नियम बताया गया था आपको, उसी में शीर्ष था ये। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, रजनोवृत्ति जो होता है ये आपका सोशल स्ट्रेस नहीं होता है, ये आपका कैसा चीज होता है, जल्दी कोई बताएगा ये किसमें आता है आपका। तो ये आता है आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में आता है। किसमें आता है, ये आपका सोशल स्ट्रेसर में नहीं आता है। बाकी देखो, ये आपके जो प्रेजेंट की मृत्यु हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब इंटरव्यू है, ये आपके साइकोलॉजिकल में आ जाते हैं। किसमें आता है, आपके साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं सोशल स्ट्रेसर में आपके आ जाते हैं। पर आपका जो नीचे का है कौन सा, जो आपके नीचे के हैं कौन से, जो आपके वो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है ना, वो उसमें आता है आपका मोनोपॉज। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो आप, इसमें आपका क्या आ जाता है, मोनोपॉज आ जाएगा। और ऊपर वाले जो है ये और ये वाले, ये वाले, तो इसमें आपको क्या आता है, इसमें आता है आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है। तो आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना शायद प्रेम सर आपको शायरी सुना सकते हैं, और इसके 10 मिनट बाद, पूरे 10 मिनट बाद आपका रिजल्ट का अनाउंस किया जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये देखो, बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, इतना पढ़ना है नहीं बिल्कुल भी। आपसे ये पूछ रहा भाई कि आपका ये 4 नीड्स होते हैं ना, किसमें, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था मैस्लो साहब, उसमें 4-5 नीड्स है, आपकी 5 नीड्स थी। तो आपके इसमें ये पूछ रहा हूं कि ऐसे कौन से नीड्स है जिसमें आपकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है, आपको आत्मसम्मान दिया जाता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है, आप अचीवमेंट करते हो। ठीक है, तो किससे संबंधित है आपका, जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। ऐसे कौन से नीड है जिसमें आप एक तरह से अचीवमेंट प्राप्त करते हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट की उम्मीद रखते हो, तो ये चीज आपका किसमें आता है, जल्दी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। कल के लेक्चर में आपको अच्छे से बताया गया था। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। इस टीम नीड्स में क्या रखते हो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप चाहते हो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आप चाहते हो आप एक टारगेट को प्राप्त करो, अचीवमेंट प्राप्त करो, ये सब जो जिसमें आता है इस टीम नीड्स में आता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये देखो, आपकी फिजिकल नीड्स, इसमें क्या आता है, आपके एक शारीरिक जो आपके जीने के लिए बहुत जरूरी है, आपका खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, आपका साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ गया।
सेफ्टी नीड, आप यहाँ पे जॉब करते हो, सिक्योरिटी करते हो, ये हमारा सेफ्टी नीड हो गया। तीसरा लॉ एंड बिलोंगिंग नीड्स, ये हमारा सोशल नीड्स हो गया, आप इसमें फैमिली बनाते हो, दोस्त बनाते हो, चीज आपको क्लियर है। चौथा क्या है, स्टेम नीड्स, आप इसमें एक अचीवमेंट प्राप्त करते हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट प्राप्त करते हो, आपको ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। और लास्ट आपका सेल्फ एक्सप्लेनेशन, आज में पहचान करते हो कि मेरा जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी करीब 10 मिनट बाद आपको रिजल्ट का अनाउंस करेंगे, टॉप 10 बच्चे या फिर टॉप 20 बच्चे कौन से हैं। तो आप अपने नाम सुनने के लिए वहां पे आ सकते हो। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको टेस्ट कैसा लगा, जो चीज भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो पार्ट, जिसका जो सेकेंड पार्ट है आपको कल बताया जाएगा, और रिजल्ट आपको अभी हम 10 मिनट में अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।